Hello everyone, I am Sinu and welcome back again to my YouTube channel Sinu Geography Classes। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण का 3rd चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। देखिए निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर कोई रिवर है, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे क्या हो रही है, ऐसे ऐसे यहाँ किसी रीजन में ये बह रही है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से ये जब सिंगल रिवर ऐसे बह रही है तो इसको बोलते हैं हम अपवाह। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई मेन नदी, बड़ी नदी हमारी बह रही है, यहाँ से कोई सहायक नदी इसके साथ ऐसे आकर मिल गई, यहाँ से कोई सहायक नदी यहाँ मिल गई, ऐसे यहाँ से कोई सहायक नदी मिल गई, इसकी सहायक नदी ये है, इसकी सहायक नदी ये है। इस प्रकार से इस मुख्य रिवर में यानी जो मेन रिवर है उसमें अगर इधर से दोनों साइड से या किसी भी साइड से कोई रिवर या कोई ट्रिब्यूटरी मिल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको वाहिकाओं का जाल। मतलब एक रिवर तो ये हो गई और ये अलग अलग रिवर इसमें आकर मिल गई तो इसको क्या बोलते हैं हम, वाहिकाओं का जाल। तो इस जाल को क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं यानी ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां के भूवैज्ञानिक समयावधि की, मतलब वो जो चट्टाने हैं जहां से ये रिवर निकल रही है वो चट्टाने कितनी पुरानी है, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, किस प्रकार की चट्टाने हैं, आग्नेय चट्टाने हैं, अवसादी चट्टाने हैं या कायांतरी चट्टाने हैं, स्थलाकृति कैसी है, वहां की ऊंची नीची है या मैदानी है या पठारी है, ढाल कैसा है, मतलब रिवर जहां पर बह रही है वो ढाल कितना है, मंद ढाल है या तेज ढाल है, बहते जल की मात्रा, इस रिवर में कितना जल किस मात्रा में बह रहा है, उस जल की मात्रा और बहाव की अवधि, कितने लंबे समय से नदी बह रही है का परिणाम है। देखिए इस प्रकार से जो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। और जब इसमें इस मुख्य नदी में इसकी जो सहायक नदी आकर मिल जाती हैं उसको बोलते हैं, अपवाहिकाओं के जाल को बोलते हैं अपवाह तंत्र। इस पूरे एरिया को, मतलब यहाँ से ये नदी मिल रही, ये नदी मिल गई, ये नदी मिल गई, यहाँ से ये मिल गई, तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, ड्रेनेज सिस्टम बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है मुख्य अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप का मतलब होता है कि नदियां बहते हुए किस किस प्रकार की आकृति बनाती हैं वो इसमें बताया जाएगा। देखिए फर्स्ट हम सबसे पहले बात करेंगे डेंड्रिटिक यानी वृक्षाकार की। डेंड्रिटिक हमारा अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। वृक्षाकार का मतलब होता है जो वृक्ष की शाखाओं की तरह फैली हुई होती हैं, मतलब नदियां वृक्ष की शाखाओं की तरह दिखती हैं यानी ट्री की ब्रांचेस की तरह दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये कोई नदी है, यहाँ से ये कोई नदी बह रही है वृक्ष की शाखाओं की तरह, यहाँ से कोई नदी इसमें आकर यहाँ पर मिल गई, ये हमारी मेन नदी है और ये जो है यहाँ पर जो इसमें आकर मिल रही है ये है इसकी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी। इसकी सहायक नदी ये हो गई, इसकी सहायक नदी ये हो गई, इसकी ये हो गई। इस प्रकार से यहाँ पर एक ट्री की ब्रांचेस की तरह यहाँ पर हमें आकृतियां दिख जाती हैं। ये इसकी सहायक नदी ये हो गई, इसकी सहायक नदी ये हो गई, इसकी ये हो गई। इस प्रकार से क्या है, जो हमारी रिवर्स हैं वो एक पेड़ की शाखाओं की तरह आकृतियां बना लेती हैं। देखो ये हमारी मुख्य नदी है और ये सारी नदियां इसमें आकर मिल रही हैं। इसकी सहायक नदी ये है, इसकी सहायक नदी ये है और इसकी सहायक नदी ये है। इस प्रकार से क्या है, वृक्ष की शाखाओं की तरह आकृतियां बना लेती हैं, उसको बोलते हैं हम डेंड्रिटिक अपवाह प्रतिरूप। इसका एग्जाम्पल है उत्तरी भारत का मैदान। देखिए जो उत्तरी भारत के मैदान में जैसे गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी की सहायक नदियां उसमें आकर मिल रही हैं, यमुना नदी की सहायक नदियां उसमें आकर मिल रही हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां उसमें आकर मिल रही हैं। तो इस प्रकार से जो उत्तरी भारत के मैदान में जो नदियां बहती हैं, जो रिवर बहती हैं, वो क्या बनाती हैं, डेंड्रिटिक यानी वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। सेकंड हमारा आता है रेडियल यानी अरीय। देखिए अरीय अपवाह प्रतिरूप में होता है जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर चारों दिशाओं में बहती हैं यानी ऑल डायरेक्शंस में बहती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना ये कोई पर्वत है,
नदियां यहाँ से निकल गई, यहाँ से चली गई, यहाँ से चली गई, ऐसे ऐसे करके जब सारी दिशाओं में नदियां बहती हैं उसको बोलते हैं हम अरीय अफवाह प्रतिरूप। फॉर एग्जाम्पल अमरकंटक पर्वत, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अमरकंटक पर्वत है, इससे यहाँ नदियां निकल गई, यहाँ निकल गई, ये नदी इधर निकल गई, ये नदी इधर निकल गई। इस प्रकार से नदी अपना कैसा प्रतिरूप बनाती है, रेडियल यानी अरीय प्रतिरूप बनाती है। उसके बाद आता है हमारा ट्रेलिस यानी जालीनुमा। जालीनुमा प्रतिरूप क्या होता है, देखिए जब दो नदियां एक दूसरे के पैरेलल चल रही होती हैं और दूसरी सहायक नदियां उस पर समकोण पर यानी राइट एंगल पर आकर मिलती हैं। देखो फॉर एग्जांपल एक नदी ये है, एक नदी ये है, ये दो नदियां एक दूसरे के समानांतर बह रही हैं यानी पैरेलल बह रही हैं। एक नदी यहां से आकर इसमें मिल गई, एक नदी यहां से आकर इसमें मिल गई, एक यहां से मिल गई, इधर से एक नदी यहां से मिल गई, एक नदी इसमें यहां से मिल गई, एक नदी इसमें यहां से मिल गई। तो इसको बोलते हैं हम जालीनुमा यानी ट्रेलिस अफवाह प्रतिरूप। मतलब दो नदियां समानांतर बहती हैं, एक दूसरे के पैरेलल बहती हैं और दूसरी नदियां उस पर समकोण पर आकर मिलती हैं, उसको बोलते हैं हम जालीनुमा अफवाह तंत्र। फोर्थ आता है सेंट्रीपीटल यानी अभिकेंद्री अफवाह तंत्र। अभिकेंद्री क्या होता है, अभिकेंद्री अफवाह तंत्र इसका रेडियल का बिल्कुल अपोजिट है। रेडियल में क्या होता है कि नदी किसी पर्वत से निकलकर चारों दिशाओं में बहती हैं और सेंट्रीपिटल में क्या है कि नदियां चारों दिशाओं से आकर किसी झील या किसी गर्त यानी गड्ढे में गिरती हैं। देखो ये अरीय अफवाह तंत्र है, इसमें नदी यहां से निकलकर इधर गई, ये इधर गई, ये इधर गई, इस प्रकार से नदियां चारों डायरेक्शंस में फैल गई। लेकिन जो सेंट्रीपिटल अफवाह तंत्र है, अफवाह जो प्रतिरूप है, इसमें क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये है कोई गड्ढा या कोई झील और इसमें यहां से कोई नदी आकर यहां आ गई, यहां से कोई नदी यहां आ गई। इस प्रकार से जब नदियां चारों डायरेक्शन से आकर किसी झील या गड्ढे में गिरती हैं तो उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्री। मतलब नदी यहां से आकर इधर गिर गई, ये इधर गिर गई, ये इधर गिर गई। तो इस प्रकार से जो ये सेंट्रीपिटल जो अफवाह प्रतिरूप है ये रेडियल अफवाह प्रतिरूप का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो इस प्रकार से ये चार हमारे मुख्य अफवाह प्रतिरूप हैं। देखिए कोई नदी किसी विशिष्ट क्षेत्र से जितना जल बहाकर लेकर आती है उसको कहते हैं उसका जल ग्रहण यानी कैचमेंट। कैचमेंट का मतलब है कि वो कितनी एरिया का पानी कैच कर रही है। उसके बाद जिस क्षेत्र को वो अपवाहित कर रही है, मतलब जिस क्षेत्र से वो बहकर आ रही है, उसको बोलते हैं हम अपवाह द्रोणी। एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से जो अलग करने वाली सीमा है उसको बोलते हैं हम जल संभर या जल विभाजक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वाटर शीड। देखिए जो वाटर शीड होता है वो छोटा होता है क्योंकि वो छोटे नदी नालों से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन जो अपवाह द्रोणी होती है वो बड़ी नदियां और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनी हुई होती है। इसलिए जो अपवाह द्रोणी होती है वो बड़ी होती है और जो वाटर शीड होता है वो छोटा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत के अपवाह तंत्र को किन किन आधारों पर एक दूसरे से अलग किया जाता है। देखिए सबसे पहले हम डिस्चार्जिंग ऑफ वाटर यानी जल विभाजक के आधार पर भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में डिवाइड करेंगे। देखिए यहां से दिल्ली कटक यानी जो अरावली रिज है, इधर से नीचे आते हुए सह्याद्री यानी हमारा वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, ये वाला जो हिस्सा है इधर से ये वाली जो लाइन है ये भारत के अपवाह तंत्र को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये वाला हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी और ये वाला हो गया हमारा अरब सागर। देखिए जो ये वाली जो लाइन है इससे इधर यानी जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उसका जो टोटल जो हमारी पानी की मात्रा है वो है 77%। मतलब यहाँ पर 77% पानी कहाँ पर आता है, बंगाल की खाड़ी में। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, महानदी है, कृष्णा नदी है, ये सारी नदियों का टोटल जल जो बंगाल की खाड़ी में जाता है वो है 77%। उसके बाद ये इधर से जो इधर वाली नदियां हैं जो इधर अरब सागर में गिरती हैं
उस नदियों का 23%, मतलब इधर 77%, इधर 23% पानी किसमें गिरता है? अरब सागर में गिरता है। जैसे यहाँ पर नर्मदा है, तापी नदी है, माही नदी है, पेरियार नदी है, ये नदियां अपना पानी कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में। सेकंड डिवीजन है हमारा जल संभर के आकार के आधार पर। देखना, जल संभर के आकार के आधार पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है भारत के अपवाह तंत्र को। फर्स्ट आता है प्रमुख नदी द्रोणी, जिसका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। मतलब जिस क्षेत्र को वो अपवाह करती है वो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। उसमें 14 नदी द्रोणियां आती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, बराक, नर्मदा, माही, पेन्नार और साबरमती। ये सारी नदियां जो हैं 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को क्या है? अपवाहित करती हैं। सेकंड आता है मध्यम द्रोणी, जिसका अपवाह क्षेत्र है 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में। इसमें 44 नदी द्रोणियां आती हैं। एग्जाम्पल काली नदी है, पेरियार नदी है, मेघना नदी है। इस प्रकार से 44 नदी द्रोणियां इसमें आती हैं। थर्ड नंबर पर आता है लघु नदी द्रोणी, जिसका अपवाह क्षेत्र है वो 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है। ये सबसे छोटा अपवाह क्षेत्र है और इसमें जो नदियां यहाँ पर बहती हैं वो बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बहती हैं। इस प्रकार जो ये हमारे जल संभर के आकार के आधार पर हमने भारत के अपवाह तंत्र को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे भारत के अपवाह तंत्र की। भारत के अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं? देखिए, जो इधर से निकलने वाली नदियां हैं उनका उद्गम स्रोत कौन सा है? हिमालय पर्वत, यानी वो कहाँ से निकलती हैं? हिमालय माउंटेन से निकलती हैं। वो अपना जल कहाँ गिराती है? कुछ बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं और कुछ गिराती हैं अरब सागर में। और सेकंड जो नदियां निकलती हैं वो प्रायद्वीपीय खंड से निकलती हैं, यानी प्रायद्वीपीय खंड के वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, पश्चिमी घाट से निकलती हैं। और वो अपना जल कहाँ गिराती हैं? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। देखिए, यहाँ पर 2 बड़ी नदियां नर्मदा और तापी नदियों का अपवाद है, क्योंकि वो अपना जल कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में गिराती हैं। और इधर इसके पास छोटी छोटी अनेक नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। देखिए, नदियों के उद्गम के स्रोत के आधार पर हम भारत के अपवाह तंत्र को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और प्रायद्वीपीय भाग, जो प्रायद्वीपीय हमारा खंड है, वहां से निकलने वाली नदियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चंबल, बेतवा और सोन जो नदियां हैं यहाँ से निकलती हैं और बहती कहाँ है? हिमालय अपवाह तंत्र में। मतलब निकलती तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र से है और बहती किसमें है? हिमालय अपवाह तंत्र में। इस प्रकार जो चंबल, बेतवा और सोन नदी है वो एक अपवाद है कि उसको हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा माना जाए या प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा माना जाए। हिमालय अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। देखिए, यहाँ के जो प्रमुख अपवाह तंत्र हैं वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र है। और ये नदियां 12 मास बहती हैं, मतलब पूरे साल बहती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इधर हिमालय पर्वत पर जो बर्फ जमी हुई है उसके कारण और यहाँ पर वर्षण के कारण नदियां पूरे साल बहती हैं। और ये नदियां बहती हुई गहरे गोर्ज बनाती हैं, मतलब अपर्दन के कारण जो उन्होंने महाखंड बनाए हैं, गहरे गोर्ज बनाए हैं और वी आकार की घाटियां बनाती हैं। और जब ये पहाड़ी भागों से मैदानी भागों में आती हैं उस टाइम पर यहाँ पर निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां बनाती हैं, मतलब समतल घाटियां, गोखुर झीलें, गुम्फित नदियां, बाढ़ग्रस्त मैदान, ये सभी स्थलाकृतियां ये मैदानी भागों में बनाती हैं। जब ये हिमालय, मतलब जब ये पहाड़ी भागों में बह रही होती हैं तो उस टाइम पे इनका जो रास्ता होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन जब मैदानी भागों में आती हैं तो ये सर्पाकार बहती हैं। जैसे सर्पाकार इस टाइप से नदियां मैदानी भागों में बहती हैं। बिहार में जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहा जाता है। मतलब जो कोसी नदी है वो जब पहाड़ी भागों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में अवसाद यानी सेडिमेंट्स लेकर आती है, जिसके कारण उसका अपना ही रास्ता रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये बिहार की कोसी नदी है। जब ये पहाड़ी भागों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ऐसे ऐसे जब ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में
सेडिमेंट्स इकट्ठा कर देती है। और जब सेडिमेंट्स इकट्ठा करती है तो इस नदी का जो रास्ता है, मतलब इसका जो पानी का बहाव है वो ऐसे चला जाता है। तो यहाँ तो पानी आ नहीं सकता क्योंकि अधिक मात्रा में सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए हैं। तो इस प्रकार ये नदी अपना रास्ता बदल लेती है और इसके रास्ता बदलने से क्या हुआ, यहाँ पर जो बस्ती बसी हुई है वो पूरी क्या हुई, पानी में डूब गई। इसीलिए बिहार को, मतलब कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, मतलब सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। उसके बाद आता है हिमालय अफवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ। देखिए हिमालय तंत्र के विकास के बारे में, यानी जो नदियां यहाँ पर बहती हैं उसके विकास के बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद हैं। ऐसा माना जाता है जो मायोसीन कल्प था उसमें, मतलब 2.4 करोड़ वर्ष से 50 लाख वर्ष पहले जो यहाँ पर नदियां बहती थी वो सिर्फ एक नदी बहती थी जिसको शिवालिक या इंडो ब्राह्मण कहा जाता है। वो नदी इधर से ऐसे आती हुई असम से ऐसे होती हुई पंजाब से, और फिर कहाँ गिरती थी, सिंध यानी इधर अरब सागर में गिर जाती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया, मतलब समय बीतता गया, उस टाइम पे यहाँ पर जो दिल्ली रिज है उसका उभार होना शुरू हो गया, वो ऊपर उठना शुरू हो गई और उसको बोलते हैं जल विभाजक। यानी इधर पश्चिम में सिंधु नदी और उसकी हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियां इधर अपना जल गिराने लगी, इधर अरब सागर में। और ये इन दोनों के बीच, यानी इधर हमारा गंगा नदी तंत्र है, इधर सिंधु नदी तंत्र है। ये जो दिल्ली रिज ऊपर उठकर आई, इसने गंगा नदी तंत्र को और सिंधु नदी तंत्र को एक दूसरे से अलग कर दिया। उसके बाद यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी और इधर मेघालय के पठार में के बीच में जो मालदा भ्रंश था, जो मालदा गैप था, धीरे धीरे उसका भी उभार आने लगा। मतलब नदियों ने जो इस अपने साथ जो अवसाद लेकर आई थी वो यहाँ पर भरने के कारण क्या हुआ, ये जो मालदा भ्रंश है वो भी ऊपर उठना शुरू हो गया। उससे क्या हुआ, जब वो ऊपर उठा तो उसने इधर ब्रह्मपुत्र नदी और इधर गंगा नदी को भी एक दूसरे से अलग कर दिया। मतलब ये इसके उभार के कारण इधर पूर्व में बन गई ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और इधर बीच में बन गया हमारा गंगा नदी तंत्र। मतलब जो इंडो ब्राह्मण यानी जो पूरी शिवालिक नदी जिसको बहुत टाइम पीरियड पहले बोला जाता था, ये एक नदी थी, उसको इधर दिल्ली रिज ने और इधर मालदा भ्रंश ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पश्चिम में हो गया सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, इधर हो गई गंगा नदी और हिमालय से निकलने वाली उसकी सहायक नदियां, और इधर आ गई ब्रह्मपुत्र नदी और हिमालय से निकलने वाली उसकी सहायक नदियां। इस प्रकार से इंडो इब्राहिम जो नदी है वो 3 पार्ट्स में बट गई, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। लेकिन अभी ये पूरी तरह से प्रूव नहीं हो पाया है कि कालांतर में एक नदी थी और अब उसकी 3 नदी तंत्र बन गई है, ऐसा वैज्ञानिकों में मतभेद पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, हिमालय अफवाह तंत्र का इस प्रकार से विकास हुआ है। आगे हम हिमालय अफवाह तंत्र को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।